दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नेता और अदाकार में ज़्यादा फर्क नहीं होता। गौर से देखा जाए तो नेता अपने आप में अदाकार भी होता है। रोज़ाना जुमलों की नाव पर सवार होकर अदाकारी करता है। कभी इमोशनल हो जाता है, कभी कभी आंसू बहाता है, कभी गला रूंध जाता है तो कभी गलत डायलॉग के चक्कर में खुद ही फंस जाता है। ठीक इसी तरह से कलाकार भी नेतागिरी करता है, क्योंकि जब नेता ही अदाकारी करने लगे तो पेशेवर अदाकार को बुरा लग जाता है, क्योंकि नेतागिरी करने वाला पर्दे पर कलाकारी करने वालों से ज़्यादा अदाकार होता है। लेकिन अदाकारी का जिक्र हो और हमारे मोदी जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खासकर अदाकारी में हमारे मोदी जी का दूर दूर तक कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन साहब, जब रैलियों की अदाकारी देश के लाल किले से नजर आने लगे, तब इस अदाकारी को क्या नाम दिया जाए। देश की आज़ादी के मौके पर जब पूरा देश 77वां आज़ादी का जश्न मनाने लगा, तब हमारे मोदी जी लाल किले से क्या गजब की एक्टिंग करते हैं। लगता ही नहीं है कि वो लिखे लिखाए स्क्रिप्ट को रट्टा मारकर दोहरा रहे हैं। मोदी जी ने लगे हाथ लाल किले से 2024 के चुनाव में खुद के लिए वोट मांग लिया। सीधे नहीं तो इशारे की ज़बान में मोदी जी ने अपने संबोधन को चुनावी भाषण में तब्दील कर दिया। पीएम मोदी परिवारवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पर उनकी ज़बान में इन तीनों शब्दों को इस्तेमाल करते वक्त वो तासीर नजर नहीं आई जिसकी उम्मीद करनी चाहिए। हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। वो कहते हैं कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को देश की तीन बड़ी बुराइयों के तौर पर पेश किया और कहा इनसे हमें छुटकारा पाना है, मुक्ति पानी है। लेकिन मोदी जी ने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का जिक्र ऐसे वक्त में किया जब पीएम मोदी को खुद ही परिवारवादी और तुष्टीकरण का समर्थक माना जा रहा है। भ्रष्टाचार की सारी पोल पट्टी अभी हाल ही सीएजी ने खोल कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। परिवारवाद के खिलाफ हमारे मोदी जी ऐसे वक्त में बोल रहे हैं जब उनके सामने ही राजनाथ सिंह मौजूद थे, जो उनके बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। मोदी जी ने परिवारवाद पर प्रवचन तब सुना रहे हैं जब अनुराग ठाकुर मौजूद थे, जो खुद ही परिवारवाद के उपज हैं। अमित मौजूद थे, जिनका बेटा बीसीसीआई के बड़े ओहदे पर काबिज है। मोदी जी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंखों में देखकर परिवारवाद पर बोल सकते हैं? ऐसे जितिन प्रसाद, अनिल एंटनी, ढेरों मिसालें मौजूद हैं जो बीजेपी के परिवारवाद का सबूत पेश करती हैं, जिसके नेता कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी। उनकी गठबंधन दलों के परिवारवाद का जिक्र करें तो खुद चिराग पासवान भी परिवारवाद निशाने के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी परिवारवाद का डायलॉग उछाल रहे हैं, वो भी लाल किले से। जाहिर सी बात है, उनका निशाना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है, जिसमें खानदानी नेताओं का जमावड़ा है। महाराष्ट्र में उसी शरद पवार के भतीजे के साथ मिलकर मोदी जी की पार्टी सरकार चला रही है, जिसके परिवारवाद के निशानी अजीत पवार है। अभी जितने भी नाम हमने आपके सामने पेश किए, क्या ये लोग परिवारवाद की देन नहीं है? ऐसे ही एक दो नहीं बल्कि ढेर मिसालें मौजूद है जो साबित करती हैं पीएम मोदी अपने खोखले भाषण में उस परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं जिसे अपनाने से खुद उनकी पार्टी गुरेज नहीं करती। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार का जिक्र किया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच लिया। लेकिन मोदी जी शायद भूल रहे हैं, अभी हाल ही उनकी सरकार की ईमानदारी की सीएजी ने बकिया उधेड़ी है। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले सामने आए जिन्हें देखने के बाद भाजपा की राज्य सरकारों को शर्म से डूब मरना चाहिए। सीएजी ने सड़क से लेकर हाईवे तक इतने काले कारनामे उजागर किए हैं कि पीएम मोदी सीएजी की रिपोर्ट आने की कुछ बोलने और कहने सुनने का हक नहीं बनता। जब अपना ही दामन मेला नजर आ रहा हो तो हम कैसे दूसरों पर कीचड़ उछाल सकते हैं? जब खुद ही भाजपा गर्दन तक घोटालेबाजी में डूबी हुई नजर आ रही है तो पीएम मोदी कैसे इतने बड़े बड़े डायलॉग सुना रहे हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएजी ने मोदी सरकार को बहुत ही साफ साफ आईना दिखाया। मोदी सरकार की प्रोजेक्ट में करोड़ों के हेरफेर को उजागर किया, करोड़ों के बंदरबाट का पर्दाफाश किया। यहाँ तक कि आयुष्मान योजना में एक मोबाइल नंबर पर कई लोगों के बैंक खाते का काले चिट्ठा उजागर करता है। लेकिन हमारे मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं जब 7.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थी एक के मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है, तो क्या इसे मोदी सरकार अपनी ईमानदारी मांगती है? मोदी जी को बताना चाहिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कितनी ईमानदार है, जिसके राज में मुर्दे को भी अस्पताल भी भर्ती दिखाया गया। एक ही वक्त में एक ही शख्स कई अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहा होता है
और उसके नाम पर पैसे की लूट भी होती है। मगर मोदी ने शायद अपनी सरकार में मौजूद भ्रष्टाचार पर सीएजी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया, वरना इतनी बचकानी बातें ना कर रहे होते। द्वारका एक्सप्रेसवे महज 29 किलोमीटर की सड़क बनाई जानी थी, जिसके लिए प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए तय किया गया, लेकिन बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए 18 करोड़ की रकम को 250 करोड़ कर दिया गया। सीएजी इसे भी घोटाला बता रहा है, लेकिन मोदी जी की नज़र में इसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा। क्या मोदी जी ने सीएजी के उस रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जिसमें सीएजी ने वृद्ध पेंशन योजना में गबन को उजागर किया? बुजुर्गों को दिए जाने वाला पैसा निकालकर विज्ञापन पर खर्च कर दिया गया। क्या मोदी जी इसे भी भ्रष्टाचार नहीं मानते? प्रचार के लिए इतना पागलपन कहाँ देखने को मिलता है? मीडिया में विज्ञापन, न्यूज़ चैनलों पर मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा, अखबारों में उनके विज्ञापन, और तो और थैंक यू मोदी जी करता हुआ सड़क के किनारे बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग किसी ईमानदारी की गौरव गाथा नहीं सुना रही है, बल्कि इस विज्ञापन के पीछे भी बुजुर्गों के पेंशन का पैसा है, जिसे मोदी सरकार डकार गई और उस पैसे को विज्ञापन पर उड़ा दिया। क्या मोदी सरकार को सीएजी की रिपोर्ट में उजागर भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा, या फिर इस भ्रष्टाचार से नजरें चुराना चाहते हैं? पीएम मोदी अपने भाषण में ये भी कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास वो कर रहे हैं उनका उद्घाटन भी वही करेंगे। तो क्या मोदी जी को 2024 का डर सता रहा है? क्या उनको इस बात का अंदेशा है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास वो कर रहे हैं उनका उद्घाटन कोई और ना कर दे? कहीं ना कहीं पीएम मोदी के मन में ये डर सता रहा है, जो उनकी जुबान पर सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने बैंकों का पैसा लेकर विदेश भागने वालों का भी जिक्र करते हुए कहा, जो देश का पैसा लेकर भागे थे उनका मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है। पर मोदी जी को बताना चाहिए कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौक से विजय माल्या, नितिन संदेशराय ये सिर्फ एक बानगी है। बाकी ढेरों से ऐसे नाम है जिन्होंने बैंकों का पैसा लिया और चुपचाप देश से फरार हो गए। लेकिन ये सच्चाई है कि आपके ही दौर में ये सारी घटनाएं होती हैं और आपके ही दौर में ये लोग देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए। वो तब जब आप बतौर प्रधानमंत्री खुद को देश का चौकीदार कहते हैं और चौकीदार की पहरेदारी में चोरी हो जाती है। क्या इसके लिए चौकीदार पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या इसके लिए उन पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए? मोदी जी को बताना चाहिए उन्होंने आज तक इन भगोड़ों का क्या बिगाड़ सका है। जब वो देश में बैंक लोन लेकर मौज काट रहे थे तब आपके नेताओं से उनके करीबी संबंध रहे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज का किसी दूसरे पार्टी की नेता नहीं थी, बल्कि आपकी पार्टी दिग्गज नेता थी। मोदी जी को बताना चाहिए कि ललित मोदी के फर्म में स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का क्या योगदान था। स्वर्गीय सुषमा स्वराज बीजेपी की दिग्गज नेता थी, जिनके करीबी माने जाते थे ललित मोदी, और इसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया करीबी भी ललित मोदी माने जाते थे। लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं से करीब होने के बाद भी आप भगोड़ों की नाराज़गी का जिक्र कर रहे हैं, जबकि आपकी सरकार होने के बाद भी इन लोगों ने देश का पैसा लिया और फरार हो गए। अब बात करते हैं मोदी जी के तीसरे शब्द की, जिसे तुष्टीकरण कहते हैं। बीते 9 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद मोदी जी लगातार कांग्रेस की बांसुरी बजा रहे हैं। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, लेकिन आपने क्या किया मोदी जी? एक ही टेप रिकॉर्डर बीते 9 सालों से बज रहा है। इसको सुन सुनकर कान पक गए हैं। मणिपुर में आज भी आग लगी हुई है, वहाँ हथियारों के जखीरे लूट लिए गए, सैकड़ों चर्च चला दिए गए, बेटियों के बेपर्दा करके सड़क पर घुमाया गया। क्या मणिपुर में कांग्रेस की सरकार है? बजरंग दल के लफंगे हथियार लेकर पुलिस की सुरक्षा में भड़काऊ नारे लगाते हैं। ये कौन से तुष्टीकरण है? जब हरियाणा में चरमपंथी मोनू मानेसर दंगा भड़काता है, आपके नेताओं के साथ फोटो खिंचाता है, पुलिस के हाथों इनाम हासिल करता है, तो ये कौन सा तुष्टीकरण है? दर्जनों पंचायतों से मुसलमानों का बहिष्कार किया जाता है, उनके खिलाफ फरमान जारी किए जाते हैं, लेकिन किसी पर कोई एक्शन नहीं होता। खुद अदालत बुलडोजर पर रोक लगाकर कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या एक ही समुदाय संहार किया जा रहा है? तब आपके तुष्टीकरण जैसे शब्द पर सवाल उठता है। आपके नेता मंच से गोली मारो के नारे लगाते हैं, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की अपील करते हैं, लेकिन आपने उनके प्रमोशन देकर तुष्टीकरण की कौन सी परिभाषा तैयार की है? ज़रा बताने का ज़हमत करें मोदी जी। अदाकारी करना कोई गलत पेशा नहीं, पर जब नेता अदाकारी करने लगे तब जनता मूर्ख बनाने लगती है, तब जनता को गुमराह करती है, और इसे राजनीति नहीं कहा जा सकता। ये शुद्ध तौर पर बेईमानी है। गंभीर मुद्दों पर गले रुंध जाना, सवालों से बचना, आंखों में आंसू छलकाना, ये सब अदाकारी का हिस्सा है। इसे देश सेवा नहीं कहते, ये शुद्ध पर कलाकारी है, अदाकारी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अफजल खान ने भी क्या खूब फरमाया है, मुझे रोना नहीं, आवाज़ भी भारी नहीं करनी।
मुझे रोना नहीं, आवाज़ भी भारी नहीं करनी, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।